मित्रों, अकेला घर हुसैन का, कटौती, जीवा हवेला और मुंबई की लोकल जो कविता की मेरी किताबें हैं उनका पाठ मैं कर चुका। अब महसूस हो रहा है कि यह काम कितना ज़रूरी था। कविता के बहाने एक बार उन पुराने दिनों के अनुभव में लौट जाना और अपने आप को देखना, यह कितना ज़रूरी कार्य था, शायद इसे अब मैं महसूस कर पा रहा हूँ। अब तक जो कविताएं मैंने पढ़ी ये उन दिनों की हैं जब मेरे पास एक पारिवारिक जीवन था, और अब जो किताब मेरे सामने है, गंगा राजनीतिक नदी है, यह किताब उस दौर का हिस्सा है जब मैंने पारिवारिक जीवन का त्याग कर दिया और गंगा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। 2017 में मुंबई की लोकल छपी थी। कविताएं पहले ही लिखी गई थी। उसी तरह से यह पुस्तक गंगा यात्रा के दौरान जो विविध काल हैं, विविध जगहें हैं और अलग अलग समय के अलग अलग अनुभव हैं। गंगोत्री से गंगा सागर तक मेरी किताब 10 खंडों में प्रकाशित हुई है, और उन 10 खंडों में एक हिस्सा उसका यह है, वे अनुभूतियाँ यात्रा की जो काव्य में ही व्यक्त की जा सकती थी, ये वे अनुभूतियाँ हैं। यह संकलन मेरे लिए शुभ संकल्प के समय का है, और इसकी रचना तब हुई जब मैं गंगा की यात्रा में था। इसकी कई कविताएं या विचार आंशिक रूप में संस्मरण की ज़रूरतों में भी दर्ज हैं, लेकिन यहाँ ये अपने मूल कविता के रूप में है। मित्रों, गंगा के 3 जन्म हैं। पहला जन्म हुआ जब जल सृष्टि चक्र में शामिल हुआ। दूसरा, जब कथाओं ने गंगा को नया जन्म दिया और गंगा के कारण हमारे देश में देवताओं ने विश्वसनीयता हासिल की। कथाओं के जन्म के बाद धरती पर गंगा का अवतरण एक घटना बन गई। गंगा का अवतरण मोक्ष और जाने कितनी मिथकीय कथाओं का कारक बनी। यह गंगा का दूसरा जन्म था। गंगा का तीसरा जन्म तब हुआ जब उसकी देह से कथाओं से रिश्ते बने और कथाओं को पूरी तरह नोच नोच कर फेंक दिया गया। गंगा औषधीय नदी थी। गंगा का मान देवता की तरह था, किंतु गंगा के देवत्व और औषधीय गुण की भरपूर उपेक्षा की गई
और उसके जल को जल संसाधन बना दिया गया। इसके बाद गंगा की लूट उसी तरह हुई जैसे किसी भी संसाधन की लूट होती है। गंगा का जल, गंगा के पत्थर और गंगा के रेत की लूट ने गंगा को आज उस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसके धरती से वापस जाने की कथाएं हवा में तैरने लगी हैं। गंगा से जुड़ी घटनाओं को 3 काल में जाकर देखने के बाद गंगा की उस राजनीति का पता चलता है जिसका संबंध मनुष्य के जीवन से ही नहीं, सृष्टि और प्रलय से भी है। गंगा के इस्तेमाल की उस राजनीति का पता चलता है जिसने गंगा की घाटी को नया जीवन दिया। मगर आज गंगा जिस हालत में है उसके सहारे गंगा को ही नहीं, आज के समय को और आज की इस व्यवस्था के चरित्र को ठीक ठीक समझा जा सकता है। आपने देखा, आप जानते हैं, गंगा बधी है। गंगा ही नहीं बधी, गंगा के साथ देश भी बधा है। और गौर से अगर आप अपने जीवन को निहारें तो पता चलेगा कि आप भी बधे हैं और हर आदमी बधा हुआ है। गंगा विभाजित हुई, देश विभाजित हुआ और हर आदमी विभाजित हुआ है। आप एक बार गौर से खुद को देखें, कितने स्तरों पर आप विभाजित हुए हैं। गंगा प्रदूषित हुई और ठीक उसी अनुपात में यह देश प्रदूषित हुआ और ठीक उसी अनुपात में हर आदमी प्रदूषित हुआ। अपने भीतर के प्रदूषण को आप चाहें तो देख सकते हैं। और आज का सबसे सच्चा यथार्थ है कि गंगा पर गाद जम रही है, देश पर गाद जम रही है और हर आदमी पर गाद जम रही है। जरा गहरे जाकर देखें तो गंगा के ये सरोकार महज प्रतीक नहीं है, ये मिथक में बदल जाते हैं और गंगा देश की प्रतिनिधि चरित्र बन जाती है। जिंदा मिथक है गंगा और जिंदा मिथक अपनी राजनीति रचते हैं। पुरानी कथाओं के वे तत्व जो नई जीवन स्थितियों में नए जीवन का अर्थ वहन करें, मिथक कहलाते हैं। मिथक मूल्य आधारित परिकल्पना है। मिथक का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करना है। गंगा के मिथकों का उदाहरण सामने रखकर देखें तो पता चलता है कि वे मूल्यहीन और आदर्श विहीन नहीं थे। जब रचे गए
उस काल में इन मिथकों की प्रासंगिकता थी। गंगा के उत्पत्ति के मिथक की बात करें तो शिव की शादी का काल है। कहा जाता है कि शिव की शादी में सती की सुंदरता देख ब्रह्मा का वीर्यपात हो गया। शिव पुराण में इस घटना का उल्लेख है। वहाँ उपस्थित लोगों ने इसे अपमान माना और ब्रह्मा को वहाँ से भगा दिया। शिव जानते थे कि ब्रह्मा के वीर्यपात का मतलब क्या है। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का दायित्व मिला था। शिव ने ब्रह्मा को रोका, बुलाया और एक कमंडल देते हुए कहा कि इसमें गंगा है, ले जाइए, ये मानस शुद्धि करेंगी। शिव ने कालांतर में गरल पिया, तब राजा सागर के 60,000 पुत्र जलकर मरे, तब और जाने कितनी परिस्थितियां हैं जब गंगा ने अलग अलग तरह से अपनी भूमिका निभाई है। और आज जब प्रलय हमारे दरवाजे पर आकर दस्तक दे रहा है, तब भी गंगा अपनी भूमिका निभा रही है। समय की गति तेज है। गंगा के कई मिथक अपना अर्थ खो चुके हैं, अपनी ताकत खो चुके हैं और महज साधन बन गए हैं। गंगा के कई धार्मिक मिथकों का मंतव्य लोभ या भय दिखाकर मोक्ष को परिभाषित करना रह गया है, और दूसरी तरफ गंगा नाला बन चुकी है। गंगा का पानी पीने लायक नहीं रहा, गंगा का पानी स्नान करने लायक नहीं रहा, लेकिन देवी का मिथक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश अगर सच हैं तो वे आकर गंगा को बचाते क्यों नहीं? गंगा के मिथकों की सार्थकता और वर्तमान की अर्थवत्ता की पहचान अब आवश्यक हो गई है, क्योंकि हमारा समाज भिन्न तरह के संकटों में घिरा हुआ है। यह संकट जितना गंगा का है, उससे अधिक मनुष्यता का है, और उससे अधिक सामाजिकता का है, उससे अधिक राजनीति का है, और सबसे अधिक संस्कृति का है। आज संस्कृति के अस्त्रों से राजनीति के युद्ध लड़े जा रहे हैं। मिथकों को हथियार बनाकर आक्रमण किया जा रहा है, और इसका असर बहुत भयानक है। इसके असर से जो राजनीति पैदा हुई है, वह आर्थिक उन्माद, सांप्रदायिक संकीर्णता और मानव विरोधी आंधी पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रही है, और भारतीय मिथकों के उदात्त मानवीय मूल्यों, सामाजिक आदर्शों और सांस्कृतिक विरासत को तहस नहस कर एक अलग तरह की नॉस्टैल्जिया रच रही है। इसकी आड़ में यूरोपीय संस्कृति हमारे देश को
और हमें अपना उपनिवेश बना चुकी है। बदलाव के इस दौर में मनुष्य से अधिक प्रकृति संकट में है। यह गंगा के कई मिथकों के टूटने का समय है और गंगा के कई नए मिथकों के बनने का समय है। गंगा हमें बताती है कि देखो देखो, धरती का जल चक्र टूट रहा है। गंगा हमें बताती है कि देखो, इस जल चक्र को कौन तोड़ रहा है। गंगा हमें बताती है कि इस जल चक्र को कैसे तोड़ रहा है। देखो, क्या यह दानवों का युग है? वे लूटते लूटते जल तक पहुंच गए, वे लूटते लूटते हवा तक पहुंच गए। पानी पीने लायक नहीं रहा, हवा सांस लेने लायक न रही। और इनकी लूट का तरीका ऐसा है कि ये जल को गंदा करते हैं और साफ करके बेचते हैं। सूरज की जो किरणें समुद्र से जल लेकर आसमान में पहुंचती है, जमाती है, गलाती है, बहाती है, इससे अधिक स्वच्छ करने का तरीका किसी आरओ मशीन के पास तो नहीं है। जो लोग जल को गंदा करते हैं फिर साफ करके बेचते हैं, सरकार उनकी मदद करती है। वर्तमान संकट से उबरने और नए मिथक गढ़ने में गंगा का मिथक प्रमाण की तरह उपस्थित होकर हमारी मदद करता है, क्योंकि गंगा के पांव जनजीवन में बहुत गहरे धंसे हैं। उनका जन्म लोक विश्वास से हुआ है। गंगा का जन्म लोक विश्वास से हुआ है। गंगा के तट पर कपिल ने प्रकृति और पुरुष के बीच संबंधों की एक नई परिभाषा दी थी। अगर आप सांख्य दर्शन से परिचित हैं तो आपको सब कुछ पता होगा, लेकिन अब यह जानना जरूरी है कि क्या एक बार फिर प्रकृति और पुरुष के संबंधों को परिभाषित करने का समय आ गया है। हमें उम्मीद है कि यह जीवन रहेगा और उसकी पहली शर्त होगी कि प्रकृति और पुरुष के संबंधों को पुनर्परिभाषित किया जाएगा। मुझे विश्वास है, तोड़ती है गंगा गर्व पहाड़ का, तोड़ती है गंगा गर्व पहाड़ का, गंगा ही तोड़ेगी दंभ बाजार का। अब आपको मैं इस नए काव्य संकलन गंगा राजनीतिक नदी है की कविताएं सुनाना आरंभ करूंगा। धन्यवाद।